नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। केमिस्ट्री में क्लास 12th में हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का ये 3rd नंबर का लेक्चर। इसमें हम देखने वाले हैं क्रिस्टल की कुछ शब्दावली और इकाई कोशिका। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखें और बातचीत करें। चलिए, आज की क्लास में हम देखेंगे, आपको लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन जिसका आप जवाब देंगे। कुछ एमसीक्यूज पूछेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनका आपको जवाब देना है। बस याद रखना वो क्वेश्चन कहां से आने वाला है, क्रिस्टल के महत्वपूर्ण शब्दावली से रिलेटेड होगा। त्रिविम जालक पढ़ेंगे, जालक बिंदु, समन्वय संख्या और यूनिट सेल, घनी यूनिट सेल या घनी इकाई कोशिका के प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है त्रिविम जालक किसे कहेंगे। इस बात को समझने के लिए कुछ ऐसा समझो, सिंपल एक सिस्टम वाइज इस चीज को समझो कि आपने ठोसों में संकुलन पढ़े हैं। ठोसों में जब संकुलन देख रहे थे तो क्या आपने देखा कि जो ठोस के जो कण होते हैं, यानी क्रिस्टल के जो कण होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो रही थी। यह निश्चित क्रम में जो व्यवस्था होती है, इसी व्यवस्था को हम संकुलन कहते हैं, यानी ठोसों में संकुलन या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कणों की नियमित व्यवस्था, गोलों की नियमित व्यवस्था, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, वो एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। उस जमावट में वो त्रिविम रूप से जो स्ट्रक्चर बनती है और जो संरचना बनती है, उस संरचना को हम कहते हैं त्रिविम जालक। यानी जिस तरह की वो संरचनाएं बनती पूरा का पूरा, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिविम जालक। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्या बोला गया, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एकक। अब यहां पर एकक का मतलब क्या हुआ, यूनिट सेल। मैं आपको एकक का मतलब बोलूं, एकक लिखा है ना, एकक यानी कि यूनिट सेल। यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, नियमित व्यवस्था को ही हम कहेंगे त्रिविम जालक। अब यहां पर एकक शब्द का मतलब क्या हुआ, हम यहां पर क्या करते हैं, जब गोले क्या हो रहे थे, अरेंज हो रहे थे, यानी क्लोज पैकिंग हो रहा था, तो ये एक तल में आपने देखा इस तरह से अरेंज हुआ। इस अरेंजमेंट के बाद इसके ऊपर भी तो अरेंजमेंट आएगा इस तरह से। तो सबसे छोटा यानी कि सबसे नजदीक वाले कणों को अगर आपस में उनके केंद्र बिंदुओं को जोड़ें, तो जैसे इस जगह पर आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ 4 कण और ऊपर की तरफ 4 कण हैं, और इनके केंद्र बिंदुओं को इस तरह जोड़ें तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, इसमें कुछ ऐसा नजर आएगा, जिसमें ये गोले नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, यानी घन के कोनों पर ये गोले हैं। मतलब ये गोले इस तरह से अरेंज है, कुछ ऐसा समझोगे, एक गोला यानी परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, उसके ऊपर 4 परमाणु और है, और इन चारों को, नीचे वाले 4 को और ऊपर वाले 4 को आपस में उनके केंद्र बिंदुओं को जोड़ें, और इस तरह से सबके जो केंद्र बिंदु उनको और चारों से जोड़ो नीचे वाले से, तो एक तरह से कोनों को जोड़ने वाली बात हो गई, एक क्यूब जैसी बन गई। इस क्यूब जैसी संरचना बनी है, इसी को कहते हैं यूनिट सेल। ये यूनिट सेल जो बना हुआ है, यहां पर देखिए, ये गोले जो है एक प्लेन पर देखो कैसे रखा गया, ये जो रखा गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखा गया। यानी मैंने ऐसे उठा के दिखाया तो आपको क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 ऐसे नजर आ रहा है, रखा हुआ ऐसे रखा हुआ है। हमने इसको छोटा इसलिए बनाया कि हम इनके अंदर झांक सकें, बाकी उनके केंद्र बिंदुओं को दिखाया गया। अब ये जो बना हुआ है ऐसे ही रखा हुआ है, देख लीजिए आप, जिसको मैंने यहां पर उन गोलों को सटा करके दिखाया है और यहां पर हटा के दिखाया, यहां पे मिला के दिखाया और यहां पे अलग करके दिखाया। तब पूरी जो स्ट्रक्चर बनेगी ठोस में, उन स्ट्रक्चर में देखो कि क्या ऐसा हुआ। अब इसके ऊपर भी आएगा, यहां पर एक बाहर है ना, मैं अंदर रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर रखा हुआ है, तो सबसे नजदीक वाला जो स्थिति है वो ऊपर से और इस तरह से ऊपर आ जाएगा। मतलब इस तरह की जो जमावट होती है, पूरी जमावट होती है, तो इनमें से सबसे छोटे भाग, इस छोटे भाग को ही कहा जाएगा यूनिट सेल।
इसके सबसे छोटे भाग को ही हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। अब देखो पूरा जमावट है, उसमें से नजदीक वाले गोलों को के केंद्र बिंदुओं को हमने मिला दिया तो एक छोटा सा पार्ट बना, ये यूनिट सेल कहलाता है। इन्हीं यूनिट सेल के क्या बोला गया है, नियमित व्यवस्था। 1 2 3 4, 4 यूनिट सेल ऊपर नजर आ रहे हैं, उन 4 के नीचे 4 यूनिट सेल नजर आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे किसी क्रिस्टल में उनके यूनिट सेल के नियमित व्यवस्था को, यानी ये सब व्यवस्थित होकर के स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस या त्रिविम जालक। इसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल कहते हैं। अब चलो, हमने देखा क्रिस्टल लैटिस, अब यूनिट सेल की बात चल रही थी, तो यहां पर हम पहले ये बात समझ लें कि अब जालक बिंदु क्या होगा। जब क्रिस्टल लैटिस की बात हो गई, जालक की बात हो गई, त्रिविम जालक की बात हो गई, तो जालक बिंदु किसे कहा जाएगा, इन्हीं में इन परमाणुओं को जालक बिंदु कहा जाएगा। कोई क्रिस्टल जिन कणों से मिलकर बना होता है, या यूं कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में जहां पर कोई कण स्थापित हो सकते हैं, उन बिंदुओं को हम कहते हैं जालक बिंदु। क्रिस्टल में क्या लिखा, क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान जालक बिंदु कहलाता है। तो ये सब स्थान जो है ये जालक बिंदु कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाएगा, ये सब लैटिस पॉइंट कहलाएगा। तो लैटिस पॉइंट क्लियर। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, किसी क्रिस्टल में एककों के द्वारा, क्रिस्टल में उनके कणों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान कहलाता है जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहलाता है। अब चलें अगला पॉइंट, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, सिंपल एक शब्द आता है समन्वय संख्या, जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका क्या मतलब होता है, जब पूरा क्रिस्टल बन रहा होता है तो हर एक कण का पड़ोसी कण तो होंगे, हर एक कण में उनके पड़ोसी कण होंगे। जैसे आपने देखा था, आपने जब संकुलन पढ़ रहे थे इस तरह से, तो आपने क्या देखे, आपको याद आ रहा होगा, बस अभी परिभाषित करने की बारी है। तो ये देखो, एक किसी कण को उठाए तो आप देख रहे हो कि इस कण को, इस गोले को 1 2 3 4, ये 4 कणों ने स्पर्श किया है, मतलब इसके पड़ोसी कणों की संख्या है कितनी, 4। तो यहां पर इसकी समन्वय संख्या हो गई 4। आपने देखा समन्वय संख्या कितनी मिली आपको, 4। कब, अब यहां पर ध्यान दो, इस जगह पर आप क्या देख रहे हो, ये देखिए इसको घेरे हुए कितने कण हैं, इसके ये 1 हो गया, इस साइड में 2 हो गया, इस साइड में 3 हो गया, इस साइड में 4 हो गया, और इसके नीचे साइड में 5 हो गया, और बिल्कुल वही चीज कंटिन्यू होगा, यानी कि इसके ऊपर भी 1 होगा जो यहां पर दर्ज नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये कण जो है 6 से घिरा होगा। यहां पर हर एक कण 6 कणों से घिरा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है, 6 है। मतलब सीधा सा मतलब है, किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरे हुए या स्पर्श करती हुई अन्य कणों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। पड़ोसी कणों की संख्याओं को हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो यहां लिखा है किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या, जालक बिंदु या कण भी लिख सकते हो, को घेरे हुए क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। या दूसरे तरह से क्या बोलेंगे, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या। किसी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या, अन्य पड़ोसी कणों की संख्या, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यानी कि किसी कण का पड़ोसी कण जो उससे उसको स्पर्श करता हो या उनसे जुड़ा हो या उसे टच हो, उसको हम कहेंगे उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या। उनके पड़ोसियों की संख्या को हम समन्वय संख्या कहेंगे। तो आपने यहां पर 3 पॉइंट हमने देखा है, एक है त्रिविम जालक, दूसरा हमने देखा है जालक बिंदु, और तीसरा हमने देखा है समन्वय संख्या। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है यूनिट सेल। अब सवाल आता है कि हमने यूनिट सेल तो पढ़ लिए हैं, क्या कि जब कोई क्रिस्टल बन रहा होता है तो उनके कणों का अरेंजमेंट इस तरह होता है क्योंकि नजदीक वाले कण एक दूसरे को आप
एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, उसका एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, सबसे नजदीक वाले कणों के बीच में अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट का बार बार पुनरावृत्ति होती जाएगी, एक के बाद एक मिलते जाएगा, बनते जाएगा, तो वो पूरे जालक बिंदु का निर्माण करेगा। इसको परिभाषित करने के लिए कुछ ऐसा कहा गया है, क्या त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाता है। क्या बोला गया है, त्रिविम जालक का वह रूप। देखो, अब त्रिविम जालक का यानी क्रिस्टल लैटिस की परिभाषा देते समय आपने यूनिट सेल शब्द का उपयोग किया। जब यूनिट सेल का परिभाषा दे रहे हो तो त्रिविम जालक का शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। तो यहां पर बोला गया है किसी क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टल जालक में, यही बात बोला गया है, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, यानी कि पूरी जैसा त्रिविम जालक होगा उसका सबसे छोटा भाग, जैसे कि मैंने उस टाइम बताया था, ये यूनिट सेल कहलाता है, यानी इकाई कोशिका कहलाता है, जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा। ये एक हो गया, यहां पर और आ गया, यहां पर और आ गया। इस तरह से देखो, अगर मैं दूसरे को भी हाईलाइट करता हूं तो क्या मिलेगा, ये इतना हो ही गया। इसके बाद देखो, ये इस पॉइंट को अगर आपने जोड़ा तो इसके भी ये जो परमाणु है ये भी इस नया बनने वाला उसके पड़ोसी जालक, किसका, पड़ोसी यूनिट सेल का भाग होगा। देख लो क्या क्या बोला मैंने बेटा, एक यूनिट सेल है, ये एक और यूनिट सेल बना, ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। तो कई यूनिट सेल के मिलने से जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस का सरलतम रूप यह है, जिससे और छोटे रूप में इसे नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इस सबसे छोटे रूप को, जिनकी बारंबार पुनरावृत्ति यानी कि बार बार मिलने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तब उसे कहा जाएगा, उस छोटे से भाग को यूनिट सेल कहा जाएगा। यह है यूनिट सेल। यूनिट सेल हिंदी में क्या बोला हमने, इकाई कोशिका हम इसको कहते हैं। ये इसकी हुई परिभाषा। तो ऐसे परिभाषाएं पूछी जाती हैं। अब आप समझ लो यूनिट सेल ये कैसा यूनिट सेल है, क्योंकि घन टाइप का बन रहा है। घन मतलब क्यूब, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसका बराबर हो, और उनके बीच फलकों के बीच का जो एंगल है, जैसे ये दो फलक है, ये फलक हो गया, तो इसके बीच और इस फलक के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 का होगा। फिर ये दोनों फलक के बीच का एंगल 90 है, तो हर एक के बीच ये वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो सब 90 है। लंबाई ए लंबाई, बी लंबाई और सी लंबाई, तीनों लंबाई बराबर हो, तो ऐसी संरचना जिसमें कितने 6 फलक होते हैं। देखो आप इस रूम को देख लो ध्यान से। इस रूम में क्या देखेगा, आपको देखने को मिलेगा, एक ये वाला दीवाल, 2 3 4 दीवाल है, ऊपर 5 और ये 6 है, 6 दीवाल है, 6 दीवालों से बना हुआ है। और इसके दीवालों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, और साथ में 2 दीवालों के बीच किसी भी जगह पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तब ये कहलाएगा क्यूब, कहलाएगा घन कहलाएगा। ये मानिए ये बना कैसे, ये गोलों का, ये गोले दिखाई दे रहे हैं यानी परमाणु दिखाई दे रहे हैं, इन परमाणुओं के केंद्र बिंदुओं को हमने जोड़ा। ये देखिए इनको इससे जुड़ा, देखो 4 जुड़ गए, और इसके नीचे भी ऐसे ही 4 परमाणु हैं, इनके केंद्र बिंदुओं को हमने जोड़ा, तो जो, और इसके बाद ऊपर वाले नीचे वालों को सबको इसी तरह से जोड़े, तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्यूब जैसी संरचना बनी। ये एक इकाई है इसलिए यूनिट सेल कहलाएगा, और ये क्यूब जैसा बना, घन जैसा बना, इसलिए घनी यूनिट सेल कहलाएगा। अब हमें कुछ बातों को जानना है कि भाई ये परमाणु यहां पर है, तो इसका कितना भाग इस परमाणु, इस क्यूब के अंदर है, कितना भाग बाहर है। इसको तो समझाया भी जा सकता है और इस बात को सीखा भी जा सकता है, या फिर इस बात को याद रखा जा सकता है। जरा समझेंगे मेरी बातें। इकाई कोशिका परमाणुओं की संख्या, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, मैं आपको यहां पर बोलूंगा घनी इकाई कोशिका में, घनी इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी।
घनी इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, अगर वो कहां पर हो, कोणों पर हो, कोणों पर हो, परमाणु कहां पर हो, कोणों पर हो, तो इसका मान होता है, इसका योगदान होता है 1/8। यानी अगर आप इस तरह सोचो, ये बात कितना समझ में आएगा मैं अभी एक लाइन में तो नहीं कह पाऊंगा, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बात समझ में आने लगेगा। ये क्यूब है, यहां पर ये परमाणु है, तो इस परमाणु के बारे में जानते हो या इस क्यूब के बारे में जानते हो, इस इकाई के बारे में जानते हो कि इसके पड़ोस में भी है और इसके इस साइड भी है, इसके ऊपर 4 और है। मतलब ये जो कोना है 8 परमाणुओं का भाग होगा, ये 8 परमाणुओं का होगा। कितने परमाणुओं का भाग होगा? ये जो कोना है 8 यूनिट सेल का भाग होगा, 8 यूनिट सेल का भाग होगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोना है 8 यूनिट सेल का भाग होगा। क्योंकि आप समझ लो, अगर इस तरह सोचो, इस रूम के बारे में सोचो, इस कोने से लेकर के बात करो, या ये ऊपर वाला कोना ध्यान दो, इस रूम का भाग, इस पड़ोसी वाले रूम का भी वही कोना होगा, और इस रूम का ऊपर वाला और उस रूम के ऊपर वाले का भी वो कोना होगा। लेकिन ये 4 रूम देख रहे हो, 1 2 3 और ये 4, इनका ये कोना होगा। लेकिन यही कोना इसी तरह से इसके पड़ोस में एक रूम है, उस रूम के अंदर सब पड़ोस में रूम है, उसके ऊपर भी 2 रूम है, यानी कि 4 और जो रूम है उनका भी कोना होगा। यानी टोटल कितने रूम का वो कोना हो गया? 8। सॉरी, कितने का होगा? 8। 1 2 3 4 और पीछे वाला भी 8। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये कितना होगा। यहां पर जो गोला होगा वो 8 अलग अलग घनों का पार्ट है, यानी कि इस परमाणु के लिए ओनली इतना भाग ही इस परमाणु का भाग होगा, वो है 1/8वां भाग। तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं आपको, क्योंकि इससे टाइम बहुत जाएगा। सो आपको याद रखते जाना है कि कोने पर अगर गोला हो तो उसका 1/8वां भाग ही यूनिट सेल का भाग होता है। तो ये 1/8वां भाग ही यूनिट सेल का भाग होगा। दूसरा है, अगर फलकों पर हो तो, फलकों पर हो तो, फलक किसको बोलते हैं बेटा? ये कोना हो गया ना, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये फलक है, ये दीवार जो है ये फलक कहलाएगा। जरा सोचिए, इस फलक पर वो गोला होगा तो ये जो दीवार है इस जगह पर एक पॉइंट लगाओ और एक गोला इस पर है, तो गोले का आधा हिस्सा इस तरफ है, आधा हिस्सा उस तरफ है, तो अंदर रूम मेरे अंदर के लिए कितना भाग होगा? 1/2 भाग होगा। फिर तीसरी बात होगी, कहां पर? ये फलक पर हो गया। अगर इस क्यूब के अंदर ही वो गोला है तो पूरा पूरा मेरा हुआ उसका भाग, यानी कि केंद्र पर अगर गोला होगा, केंद्र पर वो परमाणु होगा, तो परमाणु का कितना भाग होगा? पूरा का पूरा 1 भाग इसी भाग होगा, यानी पूरा का पूरा गोला इस यूनिट सेल का पार्ट है। अब अगला पॉइंट है, ये लाइनें जो 2 फलक मिला हुआ है, ये जो दीवार है, ये दीवार है, दोनों जिस जगह पे मिलती हैं, या ये दीवार या ये दीवार, यानी 2 कोई भी कह सकते हो, ये दीवार और ये दीवार जिस जगह पे मिला हुआ है, तो एक किनारा बनता है, दीवालों का कोना बनता है, किनारा बनता है, उसको बोलेंगे कोर कहते हैं इसको। तो इसको कहा जाता है कोर या कहा जाता है किनारा। तो किनारे में अगर कोई गोला है, किनारे में अगर कोई गोला है तो ओनली उसका पार्ट जो होता है इस घन के लिए 1/4 होगा। तो मैं बोलूंगा कोरों पर, कोरों पर इसका कितना वैल्यू होगा? 1/4 की वैल्यू होगी, 1/4 की वैल्यू होगी। तो आपने जो देखा यहां पर कि घनी इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो परमाणुओं की संख्या कोनों पर अगर वो परमाणु है तो 1/8 भाग, फलकों पर है तो हाफ, केंद्र पर है तो 1 और कोरों पर है तो 1/4 भाग होगा। देख लें, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि परमाणुओं का किसी यूनिट सेल में कितना योगदान होता है, इसे कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं परमाणुओं का योगदान यूनिट सेल में। इकाई कोशिका में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घनी इकाई कोशिका में, कोशिका को कोष्ठिका भी कहते हैं, कोष्ठिका में, घनी इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान,
कितना होता है? कोनों पर हुआ तो 1/8, फलकों पर हुआ तो 1/2, केंद्र पर हुआ तो 1, और कोरों पर हुआ, कोर यानी किनारा मैंने जैसे बताया, तब वो 1/4 हिस्सा होगा। इस बेस पर हमको काफी चीजों को पढ़ना है, समझना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपके पास होता है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि घनी इकाई कोशिका कितने प्रकार का होता है? घनी इकाई कोशिका कितने प्रकार का होता है, यह याद रखना होगा आपको। तो घनी इकाई कोशिका होगा 3 प्रकार का: साधारण घनी इकाई कोशिका, फलक केंद्रीय इकाई घनी इकाई कोशिका और काय केंद्रित इकाई कोशिका। तो यहां पर साधारण घनी इकाई कोशिका, इसको कहा जाता है साधारण घनी इकाई कोशिका भी कहा जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी कहा जाता है। इसका मतलब बताने वाला हूं, बस नाम याद रखिएगा। साधारण घनी इकाई कोशिका या कहा जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका, जिसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी। फिर होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि काय केंद्रित इकाई कोशिका, यानी इसको कहा जाता है बीसीसी। तो इस प्रकार से आपके पास कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का घनी यूनिट सेल है। कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का घनी यूनिट सेल है। अब मैं आपको बोलूंगा कि जो चीजें मैं भी समझाऊंगा उसको मेरे साथ आपको नोट भी करना है, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वो चीजें बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप बना सकें। सबसे पहली बात तो ये बोलूं बेटा कि हम ऐसे गोला बना करके घनी यूनिट सेल अरेंज नहीं कर सकते। मैं गोले को अरेंज करके घन नहीं बना सकते, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। सो हम सबसे पहले एक चीज सीखें कि सबसे पहले हम घन बनाना सीख जाएं, क्यूब बनाना सीख जाएं। जब वो क्यूब बन जाएगा तो क्यूब के केंद्रों पर हम लगा दें गोले। ये ज्यादा आसान और ज्यादा सही तरीका होगा। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं। तो एक काम करिएगा, आपको मैं कहूंगा कि जब वो स्ट्रक्चर बनाए तो किस साइज का बनाएंगे, सेंटीमीटर में बता देता हूं। तो वो चित्र जो है ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, इस तरह से बनाएंगे। तो क्या करना 4x4 का एक स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे। चार सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर। तो ये एक स्क्वायर बन गया। बिल्कुल थोड़ा साइड में लगाते हुए उतना ही 4x4 का एक और स्क्वायर बना दें। इनके किनारों को आप इस तरह जोड़ दें, इस तरह से। ये बन गया एक क्यूब। अब इस क्यूब में ओनली कोनों पर, ये कोन है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। आप अपने रूम को भी चेक कर लो। एक ऐसे बोल दूंगा, एक उस तरफ, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, चौथा इस तरफ। तो 4 उधर हो गया और 4 बिल्कुल नीचे उसके। तो कितना? 8 हुए। तो इनके इन जगहों पर होंगे, किनारों पर होंगे, कोनों पर होंगे परमाणु हैं, इस तरह से। मैं परमाणु कितना बड़ा भी नहीं बना रहा हूं, वैसे ये परमाणु आपस में सटे होंगे, जुड़े होंगे। और इस चीज को देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखो 4 एक साथ सटे हुए हैं और ये 4 एक साथ सटे हुए हैं। लेकिन इसको दिखाऊंगा, वहां पे बनाऊंगा तो मुझे बनाने में तकलीफ होगी, आपको बनाने में तकलीफ होगी। तो मैंने कहा ना, परमाणुओं को अरेंज करके मैं क्यूब नहीं बनाऊंगा, क्यूब बना करके परमाणुओं को अरेंज कर रहा हूं। तो ये परमाणु कहां कहां पर है आपको समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां पे है? ये इन घनों पर है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कहां पर है? सिर्फ कोनों पर है। तो यहां पर आप समझ लो केवल कोनों पर है। अब यहां पर क्या होगा? कोन पर होगा तभी क्यूब बनेगा ना। परमाणु कहां है? केवल कोनों पर है। यहां पर क्या होगा? कोनों पर परमाणु होंगे, प्लस और कहां पर होगा? ये इसको कहते हैं फलक। दीवाल को फलक कहते हैं। कितने दीवाल हुए? 6 दीवाल। बोलो 1 2 3 4 5 और 6 दीवाल होते हैं। तो ये यहां पर होगा
कोनों के अतिरिक्त, कोनों के साथ साथ फलकों पर भी होगा, दो जगह पर होगा, तो उसको कहेंगे फलक केंद्रित। घन, घन बोलने का मतलब है कोनों पर होना ही चाहिए। फिर होता है काय केंद्रित, मतलब कहां पर होगा, कोनों पर होगा परमाणु, प्लस कहां पर होगा, केंद्र पर। तो ये हो गया, ये है परमाणु, परमाणु के स्थान, परमाणुओं का स्थान। तो परमाणुओं का स्थान कहां कहां पर है, वो केवल कोनों पर है, एससीसी में, एफसीसी में कोनों पर और फलकों पर, बीसीसी में कोनों पर और केंद्र पर। इसी के बेस पर पूरी परिभाषाएं बनने वाली है, सारी बातें बनने वाली है। तो चलो समझेंगे, यहां पे पहले समझ लेते पूरे करके इसकी परिभाषाओं के साथ, इनको पूरी तरह समझाते हुए मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी, एससीसी, ये है एफसीसी, ये है बीसीसी। देखो यहां ध्यान से कि ये सिर्फ कोनों पर है, क्यूब के, क्यूब जैसा बना हुआ है। ये थोड़ा दूर चला गया तो क्या हुआ, इस जगह पर, यहां पर खाली जगह बन गया। ये देखिए यहां पर खाली जगह बन गया, कहां पे खाली जगह बन गया, इन जगहों पर खाली जगह बन गया। ये देखिए ये क्यूब है, इस तरह से। तो ये इसके केंद्र पर आ गया, यानी इस घन, देखिए यहां से समझ में आ जाएगा कि ये सामने से समझ में आएगा। तो देखिए ये और ये बीच में, यानी कहां पर, ये कोनों पर है गोले, और कोनों पर गोले के अलावा कहां पर हो गया, फलक पर आ गया। कोन, चार कोन पर इधर नजर आ रही है और उसके केंद्र पर नजर आया, मतलब सारे 8 कोनों पर है, 8 गोले हैं, देख लो पीले रंग का 8 है, और केंद्र पर, फलक के केंद्र पर 1 है। ये इसको बोलेंगे एफसीसी। फिर देखो 8 कोनों पर है और वो 8 कोनों के बीच में खाली जगह पर, खाली वहां पर ये गोला आ गया बीच में, कि पूरा का पूरा भाग अंदर आ गया, तो ये बीसीसी कहलाएगा। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हुए। इन 3 प्रकारों को बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे कि आपको कॉपी में लिखना है और समझना है, वो टाइप का समझा रहा हूं। अभी ये आपको 3D में दिखाया मैंने। देखिए अब इसको समझो कि कोनों पर है, तो देखो नीचे वाला, जब हमने जाना कि भाई यूनिट सेल का पार्ट तो इतना ही है, इतना ही है, इसके अंदर वाला भाग है, तो एक्स्ट्रा को हमने काट कर निकाल दिया। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, ऊपर का वो दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है, इधर का सब निकाल दिए। तो देखो सिर्फ कोनों पर जो बचा हुआ पार्ट है, ओनली कितना बचा हुआ है, 1/8वां हिस्सा ही बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 1/8वां हिस्सा ही बचा हुआ है। इसी तरह से देखो हमने बाहर के यूनिट सेल के पार्ट से बाहर का हटा दिया, तो कोनों पर तो 1/8वां हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन ये फलकों पर हाफ बचा हुआ है, आधा बचा हुआ है। इसी तरह से यहां पर आपने देखा कि ये कोनों पर तो 1/8वां हिस्सा है, लेकिन केंद्र पर का पूरा हिस्सा अंदर है। इसको थोड़ा सा धीरज से समझने की कोशिश करिएगा, धीरज से सोचने की कोशिश करिएगा, धीरज से देखने की कोशिश करिएगा, हर एक बात आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो और ज्यादा क्लियर करते जाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे साधारण घनी यूनिट सेल। क्या बोला गया है, इसके परिभाषित करते समय क्या बोलेंगे, वे घनी इकाई कोशिका जिसके केवल कोनों पर ही कण होते हैं। कण यानी होता है परमाणु, अणु या आयन। लोग परमाणु शब्द का ही उपयोग करते हैं, तो मैं यहां पर बोलूं ऐसा यूनिट सेल, ऐसा घनी यूनिट सेल जिसके केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं, साधारण घनी यूनिट सेल कहलाता है। साधारण घनी यूनिट सेल कहलाता है, यानी एससीसी कहलाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके निर्माण में एक ही कण का योगदान होता है। मैं इस बात को आपके सामने प्रूफ करता हूं, चलिए कैसे। एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, केवल कोणों पर है तो कितना हुआ, 8 कोणों पर है, 8 कोणों पर है, 8 गोले हैं जो कोणों पर हैं,
तो 8 हो गए ये। अब कोनों पर की वैल्यू होती है 1/8, तो कितना हुआ टोटल 1। तो एक ही परमाणु का योगदान होता है, ये बताया गया है। इसको बनने में एक यूनिट सेल में परमाणु का केवल कंप्लीट बोला जाए तो सिर्फ एक परमाणु है, लेकिन हां कोनों पर 8 कोने हैं, लेकिन हर एक कोने पर परमाणु का 1/8वां हिस्सा ही स्थापित है। चलते हैं अब आगे। दूसरी बात याद रखेंगे, गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया कुल स्थान जो होता है, इसमें देखिए जब ये बनेगा तो काफी खाली स्थान भी रहेंगे। तो यहां पर आप समझिएगा गोलों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान 52% होता है, बाकी जो बचा हुआ स्थान है वो खाली स्थान है। और देखें परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी होगी। इसमें देखो परमाणुओं के मध्य की दूरी कैसी होगी। मैंने इसको बनाने के लिए आपको बोला ऐसे बना लीजिए, अपने हाथों से बनाना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से आपने क्यूब बनाया, कोने पर इस तरह से होगा, ये देखें। अब यहां पर बोला गया है यहां से यहां तक की दूरी जो कहलाती है फलक की जो दूरी है, लेंथ कहलाती है, यानी कि क्यूब का जो लेंथ है वो कहलाता है, क्यूब का जो लेंथ है वो कहलाता है, ए से दर्शाते हैं, कोरों की लंबाई को हम ए से दर्शाते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे दर्शाऊं तो आपको पता है कि इस तरह सटे हुए हैं, तो यहां से ये देखो, तो ये जो कोर की लंबाई है वो ए है, लेकिन यहां से यहां तक की जो दूरी है वो परमाणु की भी दूरी होगी। तो इसको कहा जाएगा एक परमाणु से दूसरे परमाणु के केंद्र बिंदुओं को जोड़ेंगे तो इतनी दूरी होती है, उसे हम कहेंगे परमाणु की दूरी। तो परमाणु की दूरी कितनी है, इसको डी से दर्शाएंगे, परमाणु की दूरी को हम डी से दर्शाएंगे। तो यहां पे परमाणुओं के मध्य की दूरी को हम डी से दर्शा रहे हैं, तो वो ए के बराबर है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये गोले का त्रिज्या आर और इस गोले का त्रिज्या भी आर है, तो ए की दूरी किसके बराबर है, ए बराबर होगा 2r के बराबर। यहां पर d भी 2r के बराबर है, तो d जो d होता है एक्चुअली 2r के बराबर यहां पर भी है। ये दोनों चीजें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर एक बात हमको मिला, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर a इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू होगा a/2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर, ये a/2, r इज इक्वल टू a/2। तो गोले की त्रिज्या को r से दर्शाएंगे, वो होगा a/2 के बराबर। परमाणुओं के बीच की दूरी जो होगी a के बराबर होगी, और r जो त्रिज्या है वो होगा a/2 के बराबर। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। परमाणुओं की संख्या निकालने का तरीका आपको यहां दिखा दिया, ये चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। चलिए नेक्स्ट, फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, इसमें क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा। एक गोला बना लीजिए, एक क्या बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए यूनिट सेल का, इस तरह से। परमाणु कहां पे होगा, ये क्यूब बन गया, और सारे इसमें जितने कोण हैं इन कोनों पर परमाणु में उपस्थित होंगी। कोनों पर क्या होगा, परमाणु में उपस्थित होंगी। और कहां होगा, ये जो फलक नजर आ रहा है, फलक मतलब उसका फलक मतलब हुआ इसका दीवाल, तो इस दीवाल के मध्य होगा, इस दीवाल के मध्य होगा, तो छयों दीवाल पर होगा। ये लीजिए, अब मैं कहूंगा कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे, एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या होगा, कहां कहां परमाणु है बताइए, 8 कोनों पर है, 8 कोनों पर है, प्लस 6 फलकों पर है। तब 8 गुना कोनों का वैल्यू होता है 1/8, प्लस फलकों पर कितना होगा, 6 इंटू फलक पर होता है 1/2, तो कितना हुआ 1-3 = 4। यानी ये 4 परमाणुओं का योगदान होता है। इसको बनाने में केवल 4 परमाणुओं का ही योगदान होता है। चित्रों को जरा ध्यान से देखा करिएगा ना, ये मैंने इसीलिए 3D भी बनाया आपके लिए।
और आप अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हो, वो भी मैंने दिखाया, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ। अब गोलों के द्वारा यानी परमाणुओं के द्वारा कुल स्थान 74% घेरा जाता है। दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है a/√2 के बराबर होता है, और यहां पर इसमें परमाणु की त्रिज्या जो होगी a/2√2 होगा। ये आप नोट करेंगे। अब नेक्स्ट यहां पर देखेंगे अंतः केंद्रित इकाई घनी कोष्टिका। तो यहां पर क्या कहा जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि बीसीसी। बीसीसी कैसे बनाएंगे? ये देखिए, एक क्यूब बनाया आपने, इस तरह से कोनों को मिला दिए, क्यूब बन गया। इसके कोनों पर तो परमाणु होंगे, कोनों पर परमाणुएं होंगी, और साथ में इसके केंद्र पर परमाणु होगा। कहां कहां पे? तो यहां पर कुल परमाणुओं की संख्या कितना होगा वो चेक करते हैं, चलिए। तो बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कहां कहां पर है? कोणों पर। कितने कोण है? 8। 8 कोणों पर प्लस एक केंद्र पर। 8 कोणों पर की वैल्यू होता है 1/8 प्लस केंद्र पर 1 है, केंद्र पर केंद्र का वैल्यू होता है 1। तो कितना हुआ? 1-1 यानी 2। 2 परमाणुओं का योगदान होता है। यहां पर गलत लिखा हुआ है, 2 परमाणुओं का योगदान होता है। दो कणों का या 2 परमाणुओं का योगदान होता है इसके निर्माण में। तो यहां पर परिभाषा क्या लिखेंगे? वे घनी यूनिट सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त उनके केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, इनको कहा जाता है बीसीसी। हम देखें रिवीजन, कुछ चीजों को देखते हैं बस 1 मिनट में कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ना है, हमको क्वेश्चन आगे जाकर के मैं आपसे क्विज लूंगा। तो पहले हमने पढ़ा है क्रिस्टल के महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत हमने पढ़ा त्रिविम जालक। हमने ये देखा यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था से बनी हुई स्ट्रक्चर को कहा जाता है त्रिविम जालक। हमने दूसरा शब्द देखा जालक बिंदु। क्रिस्टल में या जालक में कणों या परमाणुओं के द्वारा ग्रहण की गई स्थान को हम कहते हैं जालक बिंदु। हम समन्वय संख्या की बात करते हैं, किसी एक क्रिस्टल में किसी परमाणु के को घेरे हुए अन्य परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या को हम उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। फिर बात आता है यूनिट सेल, घनी यूनिट सेल। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से यूनिट सेल का जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। त्रिविम जालक का या क्रिस्टल का वह रूप जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस सरलतम इकाई को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। उसमें हमने घनी यूनिट सेल पढ़ा। घनी यूनिट सेल जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी। पूरी डिटेल्स जो मैंने बताया उस डिटेल्स को अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। हम अब देखेंगे क्विज। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला प्रश्न है साधारण घनी इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। साधारण घनी इकाई कोशिका में, साधारण मतलब किस में? क्वेश्चन है, आप बताइए आंसर क्या देंगे। जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें ABCD ऑप्शन है, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। A में है 2, B में है 1, C में है 4 और D में है 3। तो आप क्या समझते हो साधारण घनी इकाई कोशिका में कितनी होंगे परमाणुओं की संख्या? जी जवाब दीजिए। ओके, तो आपने काफी अच्छा जवाब दिया है। तो यहां पर होगा
कि ए से ये है एससीसी, और एससीसी में सिर्फ कोनों पर होता है, तो कोने होंगे 8 और उसका 1/8 हिस्सा होगा, यानी कि 1 परमाणु होगा, यानी कि इसका सही आंसर है 1। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। फलक केंद्रित इकाई कोशिका में संकुलन क्षमता कितनी होगी, यानी कि गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना होगा, किसमें? फलक केंद्रित इकाई कोशिका यानी एफसीसी। तो चलिए बताइए इसमें संकुलन गुणांक कितना होगा, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना होगा? ए है 52.4, बी है 60.2, सी है 74% और डी है 50%। आपको याद हो तो बताइए, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है, पर अभी फिलहाल तो आज मैंने भी जो जवाब दिया उसके अनुसार बताइए एफसीसी में गोलों के द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है। हाँ जी, कितना स्थान घेरा जाएगा? इनके द्वारा घेरा जाता है, आंसर है 74%। वैसे काफी बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घन में संकुलन कारक है। संकुलन कारक, संकुलन क्षमता एक ही मतलब है, अंतः केंद्रित यानी कि बीसीसी। चलिए आपको टाइम देते हैं कुछ सेकंड के लिए और इसका जवाब दीजिएगा अगर आपको याद हो तो। यहां पर परसेंट में नहीं दिया गया है, यहां पर एक में दिया गया है, यानी 100 में अगर दिया जाता है तो परसेंट होता है और एक में कहा जाए तो कितना होगा, इस हिसाब से आप बताइए। वैसे परसेंट में आप आंसर की बात करते हैं, चलो आंसर चेक करते हैं कितने बच्चों ने राइट दिया है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं इसका, ये होगा 68%। तो 68% परसेंट में होगा तो, और अगर 1 में बोला गया है, प्रभाज में बोले तो कितना है? 1.68%। ये राइट आंसर है। आप लोगों में से काफी बच्चों ने मिस किया लेकिन अच्छा भी बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, CSCl क्रिस्टल के लिए अंतर आणविक दूरी कितनी होगी? CSCl के लिए अंतर आणविक दूरी कितनी होगी, मतलब परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? यहां पर CSCl को पहचानना होगा, सीजियम क्लोराइड को। अभी तक की पढ़ाई में यह बात नहीं आई है फिलहाल, इसलिए मैं बोलूंगा जो भी आप बता सकते हो तो बता दो। इसमें होगा CSCl के लिए, यहां पर होगा CSCl के लिए ये BCC, और BCC के साथ इसका सही आंसर है ये। एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहां पर प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ए और बी परमाणुओं की फलक केंद्रित घनी व्यवस्था में ए परमाणु इकाई सेल के कोणों पर उपस्थित है, बी और परमाणु क्या लिखा है, बी परमाणु कोणों पर इसकी स्थिति से हट जाती है। तो हाँ जी, ए लिखा हुआ है कोनों पर है और बी है फलकों पर, फलक के केंद्रों पर, और ए जो है कोनों से, एक जो है कोनों से हट जाती है। तो बताइए जब कोनों पर होगा तो 8 होता है, कितना होगा? चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। पहले फिलहाल आप तो बताइए जल्दी से आंसर क्या देना चाहते हैं, कैलकुलेट करिए। मैं इसमें टाइम दूंगा, कम से कम 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से सॉल्व करके देखिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर इनको सॉल्व करिए। बस लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्विज का, इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। हाँ जी जल्दी करिए। चलो तो आपने कोशिश किया, अब देखते हैं आंसर आपने क्या दिए हैं वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं पहले बता दूं इसका आंसर होगा सी, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें एक क्यूब है जिसमें आप समझ लो कोनों पर कितने हिस्से, कितने जगहों पर है,
कोनों पर ए जो है 7 जगहों पर, 1 2 3 4 5 6 और 7 जगहों पर ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। और बी कहां पे है? सारे सभी फलकों पर, फल केंद्र में, यानी बी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सीधी सी बात है, आप इसको सॉल्व कर सकते बड़े आसानी से कि ए की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या कितनी है वो पता लगाइए। ए परमाणुओं की संख्या है कि 7 कोनों पर है, मतलब है 7 इंटू 1/8 यानी कि 7/8। दूसरी बात है बी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बी परमाणुओं की संख्या है यहां पर फलकों पर है ना, तो कितने 6 फलक होते हैं, तो 6 इंटू फलकों पर, और ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 यानी कि 3। अब इसमें हमें ए और बी का रेशियो देखना है, तो हमारे पास क्या होगा? ए है 7/8 और बी है 3। हमें 8 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया? 8 से गुणा करेंगे तो 8 इंटू कितना हो गया हमारे पास? 8/8 और ये हो जाएगा 3 इंटू 8। 8 दोनों साइड को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8/8 कट गया और यहां पर हो गया हमारे पास 7:24, यानी कि अब जवाब मिल गया है। ए जो है 7 टाइम और बी है 24, 8 यानी 24, 24 तो ये हो गया 24। ये है आंसर इसका, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। अच्छा, लास्ट प्रश्न यही था। अब हम ये बात करेंगे आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा है, क्विज देखे हैं और हमने सारे प्रश्नों को इन्हीं के बेस पर सॉल्व किए हैं। हमने आज क्रिस्टल की महत्वपूर्ण शब्दावली को देखे, जिसमें त्रिविम जालक है, जालक बिंदु है, समन्वय संख्या और यूनिट सेल तथा घनी यूनिट सेल, और हमने देखा क्विज। तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए, हमारे पास है कुछ प्रश्न जिनको आपको सॉल्व करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को समझाइए, त्रिविम जालक, जालक बिंदु, समन्वय संख्या क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न है घनी इकाई कोशिका कितने प्रकार का होता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की गणना करना है, और घनी इकाई सेलों में परमाणुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र लिखिए। इस तरह के प्रश्न हमारे पास है और इन प्रश्नों को आपको बनाना है, एक बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आज की ये क्लास आपके लिए काफी अच्छा हो जाए। हम ठोस अवस्था में नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे और वहां देखेंगे इकाई कोशिका घनत्व और क्रिस्टल त्रुटि। इकाई कोशिका घनत्व, यूनिट सेल और उसके प्रकारों के बारे में भी, और उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। साथ में डिफेक्ट्स के बारे में हल्की जानकारी आपको देंगे, फिर पूरी जानकारी नेक्स्ट क्लास में होगी। फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।